मीटिंग सबा कमर फॉर द फर्स्ट टाइम? मैं बहुत डरी हुई थी फर्स्ट टाइम। तो जब फर्स्ट टाइम मैं सेट पे गई हूँ और मैं उनसे मिली हूँ और वो जिस तरह मुझसे मिली हैं, मैंने कहा यार राबिया कुलसुम, आधे मसले तो यहीं हल हो गए। शी इज़ अमेजिंग ऑन सेट्स। अगर सीन में आपको उनका गला दबाना है, उनके बाल नोचने हैं, उनको चुटकी काटनी है, उनको थप्पड़ मारना है, उनको प्यार करना है, शी इज़ अप फॉर इट। शी इज़ लाइक जाना जो करना है कर, कोई मसला नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता दूं कि अम्मी इज़ वन पर्सन जो कहती हैं कि ना ही मैं फैज़ान के लिए कहीं कुछ बोलूँगी, ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूँगी। तो ये बात दोनों याद रखना। अगर पर्ची लगनी ही होती तो किसी बड़े चैनल पे लीड कैरेक्टर के लिए भी लग सकती थी। तो आप मेरी जर्नी देख लें, मैंने सारे हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान हैं वो डेंटिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, माँ भी हैं। और मैं उनसे कही थी आप गाना भी गाती हैं? शी सेड नो नो नो। मैंने कहा नहीं प्लीज़ गाइए। तो आज मेरे साथ है राबिया कुलसुम। हमने उनको हारा दिल, भड़ास, एक झूठी लव स्टोरी, शहर मलाल और आजकल हम उनको देख रहे हैं फ्रॉड में। आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस इन फ्रॉड रिसेंटली। और माइला का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा मुझे कहीं कहीं गुस्सा भी दिलाता था, बट आई रियली लाइक्ड हर, यू नो, जो उसकी डिटर्मिनेशन है और उसकी बोल्डनेस है। तो बड़े अरसे से जहन में था कि उनसे बातचीत करेंगे और हमने सोचा ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि उनको हम स्टूडियो में बुलाएं और कुछ उनसे जानें उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम राबिया। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? दिस इज सो फनी बिकॉज राबिया आई, अब मुझे इतना अजीब सा लगा ये कहते हुए भी। राबिया आई और हम दोनों ना शीशे के सामने, हमारे ऑफिस में शीशा में तैयार हुई थी, ये भी साथ आके खड़ी होगी, हम दोनों बात करें। तो फिर मनसब ने आवाज़ दी कि राबिया आप माइक यहाँ लगा लें। तो हम दोनों मुड़े। मैं कहा कौन सा माइक? अभी कहाँ से माइक आया? अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ। Then it hit me that oh I'm going to interview another Rabia today. So हमने नाम रख लिया राबिया 1 एंड राबिया 2। कौन राबिया 1 और कौन राबिया 2? यार आप राबिया 1 है, मैं राबिया 2। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, यू आर सो, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने नंबर 1 मुझे कर दिया। कोई मसला ही नहीं है। क्या चल रहा है आजकल भाई? बस फ्रॉड चल रहा है बहुत सारा। हम हर जगह फ्रॉड कर रहे हैं और काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरियोग्राफी भी साथ साथ चल रही है एंड मदरहुड भी साथ साथ चल रहा है। मैंने देखा आप लोगों का जो आसिम अजहर का सॉन्ग पे आप लोगों ने किया जी था। जी जी बिल्कुल, वेरी नाइस। अब बड़ा मज़ा आया था वो करने में। और हमने सुबह प्लान किया था कि हम 6 बजे 7 बजे रोल करेंगे ताकि जैसी रोशनी हो हम अपने बच्चों को सुलाएंगे और फिर जो है पहुंचेंगे और आराम से ये काम करेंगे। सो हमने वो बहुत सुबह किया और करने में बड़ा मज़ा आया। एक रात पहले मैंने कोरियोग्राफी बनाई थी और वो बना के मैंने व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा चलें भाई सारे लग जाएँ काम पे। तो वो कपल वहाँ सीख रहा था, ये कपल यहाँ सीख रहा था। फिर हम सुबह 6 बजे मिले और हमने वो बट व्हाट आई लव्ड वाज कि एक तो मज़े का था देखने का जी, बट अच्छा लगता है कि आपके पाकिस्तानी सॉन्ग जो है ना, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, बिल्कुल उन पे चीज़ें हो रही हैं, होनी चाहिए और होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि दूसरे फॉरेन कंटेंट पे तो बहुत ज़्यादा होता है एंड ये इतना रिसेंट अभी आया था। सो आई वांट टू से थैंक यू टू यू जेन्युइनली ऑन डूइंग दैट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस दैट यू गाइस आर डूइंग। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट कि आप लोगों ने रजिस्टर किया। और हम लोग, अगर मैं अपनी और सरहा की बात करूँ स्पेशली, जब हमने शुरू किया था डांस तो हम प्रिपेयर्ड थे और ये सराह ने भी मेंशन किया था कि बहुत बैकलैश आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बैकलैश की जगह वो इतनी प्रेजेस और इतनी सपोर्ट लोगों की मिली और हर कोई आके ये कह रहा था कि हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सो बट आई ऑल्सो फील इट वॉज बिकॉज आप लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली, मतलब मैं किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को लुक डाउन नहीं कर रही हूँ, बट गिवन कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं जी और हमारी सोसाइटी और माशरे की सर्टन लिमिटेशंस और एक सर्टेन काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल उसको देखते हुए मैं सोचूं तो मुझे लगा आप लोगों ने अपने आप को बड़े रिस्पेक्टफुली कंडक्ट किया इवन इन दोज डांस मूव्स, यू नो। कोई ऐसी वल्गर या हमें ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसको हम देख के सोचें यार ये अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल। सो अगेन आई डू वांट टू अप्रिशिएट, लेकिन थैंक यू। मैं इस बात पे आपको ना सिर्फ इस बात पे भी बोल रही थी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन आप लोगों का उस गाने पे एक ये इस तरह की वीडियो बनाना इज पुशिंग कंटेंट एंड इज ओनिंग द कंटेंट विच आई फील पाकिस्तान में नहीं होता। हम लोग नहीं करते और हमारे पास बड़ा अच्छा कंटेंट है जिसको हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। फॉरेन कंटेंट बहुत कुछ कर रहे हो, मीम्स बन रही हैं और यू नो लोग उसका क्या कहते हैं अनप्लग्ड गा रहे हैं और बिल्कुल कवर्स हो रहे हैं। डांस कवर्स अलग और सिंगिंग कवर्स अलग हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट की चीज़ें नहीं होती हैं। जी, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर रजिस्टरिंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा मुझे ये बताइए कि फ्रॉड कैसा आया? फ्रॉड बहुत अच्छा रहा, फ्रॉड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फ्रॉम अब्दुल्ला सीजा टू अदील सूरी टू साकिब भाई साकिब खान एंड टू दी अमेजिंग सबा कमर एंड
everyone in the cast for being so supportive and for giving me fraud. क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी नाम हैं वो ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश नाम है और उनके बीच में काम करने का मौका मिलना, पहले दिन तो मेरा जो है ना ये वाला हाल था कि ओके सबा कमर, एहसन खान, महमूद सर, अच्छा महमूद सर के साथ पहले काम किया हुआ है तो उनके साथ एक कंफर्ट लेवल बना हुआ है। तो पहला दिन, और साकिब भाई ने मुझे याद है मुझसे पूछा भी था कि आप कॉन्शियस हो रही हैं थोड़ा, तो उनको तो मैंने कहा नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दरअसल अपनी लाइन में फंस रही थी लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो उन्होंने कहा ओके अगर आप लाइन्स में फंस रही हैं तो आप लाइन्स पे मेहनत कर लें थोड़ी। मैंने कहा जी जी सर मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते गए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस विद ईच एंड एवरीवन। कल जो है ज़रा सा इमोशनल हो गया था, अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी वो फील हो रहा था कि बस अब ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सबा जी के साथ कल मेरा लास्ट डे था और हम ऑलमोस्ट रैप करने वाले हैं फ्रॉड को। बचपन से ड्रामा का शौक था आपको, एक्टिंग का शौक था? बचपन से तो बड़ी सेट पे हुए हैं। आई वांटेड टू आस्क, जाते थे काफ़ी दफ़ा? मैं तो बहुत जाती थी, मैं तो लटक जाती थी अम्मी के पैरों में कि मुझे जाना है। और क्या करती थी सेट पे मैं जाके? पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी। मुझे याद है एक जगह हम शूट पे गए थे और एक लाउंज में सीन हो रहा था, पूरा दिन वहीं का काम था, मैं वहीं कुर्सी डाल के बैठी हुई थी। और पूरा दिन, मैं शायद होंगी 6th स्टैंडर्ड में होंगी या 7th स्टैंडर्ड में होंगी, बल्कि इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, उसमें थोड़ी समझ भी होती है और मज़ा भी आ रहा होता है। और मैं क्या करती थी, मेरी मेमोरी उस अब भी अच्छी है लेकिन उस वक्त बहुत अच्छी होती थी। सो आतिफ भाई, सैयद आतिफ हुसैन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त रहे हमारे, उनके सेट पे मैं एक दफ़ा गई थी और मुझे याद है मैं आगे ही बैठी हुई थी और सारे एक बड़े 3-4 एक्टर्स का सीन हो रहा था, उसमें अम्मी भी थी। सो उन सबकी लाइंस मुझे याद हो गई थी। वाओ। और कहीं कोई फंसता था ना तो मैं बैठ के लाइन दे रही थी, तो सबने मुड़ के देखा कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग लिटरली। मुझे उस ड्रामे का भी नाम याद है, प्यारी शम्मो उसका नाम था। उसमें नाहिद शबीर थी, फहद मुस्तफ़ा थे, हसन सुमरे थे, अम्मी थी और मैं आगे बैठी हुई थी। उसमें कोई एक सीन 4 लोगों का चल रहा था और कहीं वो आई थिंक नाहिद जी फंसी थी कि यार सॉरी, तो मैंने कहा था ये लाइन है आपकी। वो मोड़ी कहने लगी, अच्छा मुझे कुलसूम कहते थे सब, राबिया नहीं कहते थे। कुलसूम मतलब ये क्या हो रहा है? कहती मुझे याद हो गई है, सुनते सुनते मैं क्या करूँ, मैं इतना सीन में घुसी हुई होती थी। सो मुझे बहुत शौक था। फिर हमारे घर पे भी शूट्स होती थी और सब आते थे जाते थे, लड़कियाँ हीरोइंस को मैं देखती थी, एक्ट्रेस को मैं देखती थी। सबा जी एक दफ़ा करी, मैं उनको बता रही थी कि उन्होंने हमारे घर पे शूट किया था और मेरा एक्सपीरियंस उनको देखते हुए इतना, मतलब वो इतनी मैनर्ड थी, इतनी वेल मैनर्ड थी, बार बार कमरे में नॉक करके आ रही थी कि मैं आ जाऊँ, और हर दफ़ा कि मैं आ जाऊँ। तो वो चीज़ मैंने उनको भी बताया कि मेरे दिमाग में रह गई आपकी, जिस तरह से आपका कंडक्ट था सेट के ऊपर। सो जी आ रही हैं लड़कियां और लड़के और सारे एक्टर्स आ रहे हैं, और तो बहुत फैसिनेटिंग होता था हमेशा से मेरे लिए। सो एक्टिंग क्योंकि इतने करीब से देखी है, बहुत शौक भी होता था एक्टिंग का। थोड़ी सी कॉपी भी करती थी मैं, बॉलीवुड के कुछ सीन्स निकाल के, ऐश्वर्या राय मुझे बहुत पसंद थी, उनकी कॉपी करती थी, अपने आप को ऐश्वर्या समझती भी थी मैं। so, जो है वो शौक बहुत था। और कभी कभी ख्वाहिश का इजहार किया तो यही हुआ कि बेटा पहले पढ़ाई ख़त्म करो। बट ये मुझे इतना अजीब सा लगता है ना, आई एम थिंकिंग लड़ाई नहीं की कभी आपने घर वालों से कि आप तो लाइन से आप सब लोग जो हैं? नहीं, मेरा टाइप नहीं था लड़ाई का, मैं बहुत अच्छा बच्चा थी, हूँ अभी भी, मतलब बड़ों की बात मानने वाला जो सीन है ना। लेकिन क्योंकि आप इतनी पैशनेट लग रही हैं एक्टिंग के बारे में, तो गिव दैट अप। तो हाँ, तो वो जो है मुझे आई न्यू कि नहीं मिलेगी परमिशन, और सही भी है। क्योंकि जो माहौल और जो चीज़ें, ऑब्वियसली अम्मी ने बहुत सारी, मतलब जितना एक्सपोजर इस इंडस्ट्री में अम्मी का है, हम में से किसी का भी नहीं होगा, ना मेरा ना फैज़ान भाई का। सो जो है वो उनका ना कह देना यही था कि कोई रीज़न होगा इसके पीछे, और अम्मी के सामने तो सर ऐसे जनाब जो बोल दिया बस बात हो गई ख़त्म। सो पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी। भाई भी थोड़े कंजर्वेटिव थे, स्पेशली फैज़ान भाई, फैज़ान शेख जी जी इनके भाई हैं, अगर आपको नहीं पता। मुझे भी पिछले हफ्ते पता चला जब मैं इनको रिसर्च करी थी। आप फैज़ान की बहन है, ओके। तो योर मदर तो आई न्यू, बट फैज़ान आई हैड नो आइडिया दैट यू गाइस आर। जी जी। और ये भी पता था कि फैज़ान उनके बेटे हैं, ऑफ कोर्स। जी, हम दोनों उनके बच्चे हैं। तो जो है पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी, तो बस फिर चुपचाप बैठी रही। और तो डेंटिस्ट्री क्यों करने का सोचा? हमेशा से बहुत शौक था बीइंग अ डेंटिस्ट। हाँ, उसका भी शौक था, लेकिन वो ये कि वो ज़्यादा परसू नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो अब इसको निकालो, अब एक्टिंग की इजाज़त मिल गई है तो इसको साइड में करो बस, अब ये करना है। सो इस तरह हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग, एंड शौक वही वाली बात है, आई न्यू देयर वाज एन एक्टर इन मी। तो जब बचपन में इतने लोग आते थे, उनमें से किसी का अब आप याद करती हैं एक्सपीरियंस जो अब आपको काम आता हो? इतने सीनियर एक्टर्स से आपका तो इंटरेक्शन रहा होगा और सब कुछ। एक्सपीरियंस एज इन खुद एक्टिंग करते हुए? या
नहीं, नॉट रियली। किसके मूवीज़, ऐश्वर्या के अलावा किसकी मूवीज़ देखती थी? कौन हैं जिनके ड्रामे की या फिल्मों की अभी तक आपके इंडियन अगर आप दोनों कर पूछें, सकती हैं कभी? पाकिस्तानी तो ड्रामे हमारे इतने ज़बरदस्त होते थे कि वही देख देख के इतना मज़ा आ रहा होता था। फैसल भाई से मैं उनके साथ सेट पे हूँ तो मैं उनको ये बता रही थी कि उनके सारे ड्रामों की लिस्ट गिनवा रही थी ना मैं, तो मेरी ज़ात ज़र्रा है बेनशा और हम कहाँ तुम कहाँ, फिर उन्होंने बोला माने ना ये दिल, मैंने कहा माने ना ये दिल, ओफ क्या ड्रामा था, कहने लगे वो तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा फैसल भाई क्या काम था उसमें उनका। सो ही इज़ वन एक्टर जिनको मैं इन पर्सन भी देखती थी और स्क्रीन पे भी देखती थी और उनको देख के बहुत मज़ा आता। अच्छा, कभी किसी एक्टर पे क्रश था जो आए विजिट करने? फैसल भाई बताया? छोटी सी नहीं, कभी नहीं बताया, फर्स्ट टाइम बताया। मैं छोटी सी थी और मुझे याद है मैं सेट्स पे भी जाती थी, मुझे इतने पसंद थे वो, मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट भी लगाई है उनके लिए कि उस वक्त से लेके बशर मोमेंट टिल डेट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। एंड शुरू के क्रश भी थे? जी शुरू के क्रश भी थे। और कौन थे क्रश? फैसल भाई के बाद फहद मुस्तफ़ा, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती थी। और उनके साथ मुझे याद है ये ज़िंदगी है एक ड्रामा सभी को पता है, बहुत फेमस हुआ था और उनका एक ट्रैक था दुबई में। ठीक है। सो दुबई में मैं साथ गई थी और मैं छोटी थी उस वक्त, तो फहद भाई आज भी ये कहते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता एज एन एक्टर और एज अ वर्किंग वुमन राइट ना, क्योंकि मैंने इसको बहुत छोटा देखा है। तो मैं साथ साथ थी और पूरे स्पेल में मैं साथ साथ थी। सो आई यूज्ड टू बी लाइक दिस कि मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उनसे बातें भी चल रही हैं, तुम क्या पढ़ रही हो, पूछते थे तुम क्या पढ़ रही हो, तुम क्या कर रही हो, और तुम ये और तुम वो, तो वो तो बच्चों की तरह ट्रीट करते थे ना। आई यूज्ड टू बी लाइक भाई आपके तो बहुत मजे हैं, सामने भी और स्क्रीन पे भी। ईद हो रही होती थी भाई आपकी, तो फ्रेंड्स जेलस होती होंगी बहुत ज़्यादा, यार तुम तो इससे भी फ्रेंड्स बहुत खुश होती थी। अच्छा मेरी ज़्यादा दोस्तें नहीं हैं, मेरी कुछ दोस्तें हैं और 3 या 4 हैं और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो हाँ वो मेरे लिए खुश बहुत होती थी और जेलस तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त हैं। सो वो खुश बहुत होती थी और यही बात होती थी कि तुम्हारे तो मज़े हैं यार, कि तुम्हारे तो घर में एक्टर्स आ रहे हैं। हाँ मज़ा आता है। So how is it 3 भाइयों की अकलौती बहन जी होना जी, कैसा है ग्रोइंग वो तो 3 भाई जब होते थे साथ साथ तो पहले ही ना सारे 3 भाइयों के बहन पे कौन भाई क्या कोई सीन ही नहीं, कोई सीन ही नहीं। आपने तो बहुत सफर किया है। तो मैंने क्रिकेट भी खेली है उनके साथ, मैंने रेसलिंग भी की है उनके साथ। तो मेरे भाइयों ने मुझे बहुत लाड प्यार से उनके कपड़े भी पहने हैं और सारी चीज़ें, इनकी टी शर्ट और आज भी पहन रही होती हूँ। अम्मी के यहाँ जाती हूँ, हसान भाई टी शर्ट दे दें, फैजान भाई टी शर्ट दे दें, लोअर दे दें, ये दे दें। सो बिल्कुल ना वो लड़कों की तरह ही बड़ी हुई हूँ उनके साथ और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मेरा। अच्छा यूजुअली ऐसा होता है कि तो लड़कियाँ जो अकलौती हैं और भाई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इतनी इन्वॉल्वमेंट हो तो वो बहुत रफ एंड टफ होती हैं। जी मैं रफ एंड टफ चीज़ें जो वो कहते हैं ना कि लड़कियों वाली चीज़ें कम होती हैं। जी ज़्यादा वो लड़कों वाले शौक मेरी अदाओं वाला जो लड़कीपन है वो सिर्फ डांस में निकलता है। वरना मैं वाकई मैं एक तो बहुत सिंपल इंसान हूँ और ये जो सारी आप तैयारी देख रही हैं ना ये बड़ी एफर्ट के बाद हुई है। थैंक यू सो मच बीनिश परवेज़, आई लव यू। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तैयार होना है आ जाओ, तो वो मुझे पकड़ वो उनका भी यही होता है कि तुम्हारे अंदर एक लौंडा है, एक लड़का है तुम्हारे अंदर। मैं कहूँ मैं क्या करूँ, मैं एक तो बहुत सिंपल इंसान हूँ और है तो मैं बहुत ज़्यादा बनने ठनने। ये भी होता है ना भाई सीरियसली नहीं लेते और हर बात पे वो टांग खींचते हैं, हर बात पे। होता था आपके साथ? जी बिल्कुल होता है। ओहो कोई किस्सा सुनाई ना आपसे, ये तो मजे के किस्से होंगे आपके साथ। सारे हैं। कोई शरारत के भाइयों ने पकड़ लिया और भाइयों ने कुछ किया हो, या आपने भाइयों को, कभी कभी बहनें भी जो होती है ना भाइयों से बदला लेती हैं। भाइयों के जितने सीक्रेट्स हैं बचपन से लेके आज तक वो सारे मेरे पास हैं। आप हेल्प भी करती होंगी इसकी, उससे कहानी चलानी है, इसका उससे मैसेज और सब कुछ। बहुत मैसेंजर रही हूँ मैं ना, तो। कितनी दफा आपको यूज किया ये वाली लड़की से दोस्ती करो जाके। इतना यूज मैं बता रही हूँ, तीनों ने इतना यूज किया है। मतलब मैं तो वो नहीं होता राइट हैंड घूम रहा है घर में एक, और क्योंकि लड़की है तो बस यूज करो। तो बेटा जरा जाके उसको ये बोलना जी भाई ये तो सीक्रेट सब भाइयों के ऐसे रहे हैं। ओहो मुझे कोई स्पेसिफिक किस्सा सुनाए मजे का। बचाया है भाइयों को मैंने। कैसे बताएं? वही बताएं ना। मुझे पता है कहाँ गए हैं और किससे मिलने गए हैं। ठीक है, तीनों या एक नाम नहीं लूँगी, गला दबा देंगे मेरा। सो एक जो है वो गए हैं, कहाँ गए हैं मुझे मालूम है, और अम्मी आ गई हैं और अम्मी ने पूछ लिया है कि जी किधर है और कहाँ है, घर से कैसे निकला। बस अभी गए और फौरन जल्दी आओ, मैं कैसे संभालूं। सो इस किस्म के मल्टीपल किस्से हो चुके हैं जहाँ पे मैंने मैसेंजर बन के ही एज ऑलवेज बचाया है और वापस अम्मी के सामने। और अम्मी क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थी और आज भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो लेवल नहीं है स्ट्रिक्टनेस का, और दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर हेयर। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे सिटीजन्स बड़े किए हैं उन्होंने। सो अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी
तो उनसे हमें डर आज भी बहुत लगता है और उस वक्त भी बहुत लगता था, तो बचाया है भाइयों को, मतलब बुरी बुरी सिचुएशन से। और अगर पकड़े भी गए ना तो बीच में आ गई हूँ कि हमें नहीं मारे। आप तो बहुत ही मजे की प्यारी बहन है भाई। मुझे आप पे वो आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो भाइयों का तो बहुत होता होगा। भाइयों का बहुत। तो शादी पे रोए थे तीनों भाई? कौन सबसे ज्यादा रोया था? तीनों भाई बहुत रोए थे और अलग अलग पैटर्न्स में रोए थे। अच्छा। मतलब कमरे से दुल्हन बन के निकल रही हूँ तो जो यूके वाले भाई हैं ईमान, वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं ना देख के। और फैजान भाई जिन्होंने पहले दिन से अपने आप को जब्त किया हुआ ना कि मैं नहीं रोऊंगा, और मैं देख रही हूँ कि सब रो रहे हैं, ये क्यों नहीं रो रहे। फैजान भाई से ज़रा सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि हमारी सेम फील्ड है और ही हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग माई करियर टिल डेट। आज भी तस्वीर खींच के भेजे फैजान भाई कैसी लग रही है, उनका फैब लग रही है। सो फैजान भाई से एक अलग कनेक्शन है। दूसरे भाई बुरा ना माने, उसका मैं रीज़न बनाती हूँ, वो दोनों भी मेरी आंखों का तारा है। लेकिन ये कि हसान भाई जो है वो, उनकी ज़ाहिर है मेरा और उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो यू नो एक पर्दे वाली चीज़ है उनके साथ। ईमान ने, क्योंकि ईमान से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर क्योंकि ही इज़ मूव टू यूके, सो वो एक गैप है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। तो फैजान भाई जो हैं वो फील्ड भी एक ही है, काम भी एक ही है, सारी चीज़ें। फैजान भाई इज़ द वन जो आज भी मेरे ऊपर नजर रखते हैं। रैंडमली फोन आएगा या मैसेज आएगा कहाँ हूँ, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मेरी शादी हो चुकी है। Oh my goodness, this is so much fun to hear। एक्सक्यूज मी मेरी शादी हो चुकी है, अब आप नहीं पूछेंगे मुझसे मैं कहाँ हूँ, कहीं भी हूँ। सो यू नो उनका पोजेसिव होने का लेवल ये है। मुझे ना लेकिन फैजान भाई इज द वन जो जिनसे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मतलब अगर किसी शादी से पहले की अगर बात करूं, अगर मुझे किसी के बारे में डिस्कस करना है, सो ही इज़ द वन जिसको मुझे पता है जिनके पास मुझे जाना है और जिनके बारे में मुझे बात करनी है। सो हर किस्म का रिलेशनशिप है माशाल्लाह उनके साथ। अच्छा, तो फिर फैजान भाई कब रोए थे और वो तीसरे वाले कब रोए थे? बड़े वाले भाई तो शुरू में अलग अलग आंखें लाल, इधर जा रहे हैं फिर रो रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये वाला सीन था। ईमान का मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं निकली थी बाहर ब्राइडल रूम से हॉल में जाने के लिए, सो वो रोना शुरू हो गए थे। और जब ईमान ने सरप्राइज़ दिया था मुझे मेरी शादी में, पहले बोला था मैं नहीं आ रहा, और फैजान भाई उससे मिले हुए थे, मैं नहीं आ रहा, मैंने कहा सही मेरी शादी एक ही बहन हो तुम्हारी, मत आओ। सो ये वाली बात थी। तो फैजान मैंने कहा उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, वो बहुत टेंशन में बेचारा, वो नहीं आ पा रहा शादी में। सब मिले हुए थे आपस में। एक दिन रैंडमली घर की लाइट जाती है और घर की लाइट वापस आती है, आप चेक करें ना ड्रामेटिक स्टाइल, नीचे जाके लाइट बन गई, सब ड्रामा है। नीचे जाके लाइट बन गई, ईमान और मेरी भाभी जो है रिजा, उनको इंटर करवाया, फिर वापस लाइट खोली। तो जब लाइट खोली तो दोनों सामने खड़े हैं। तो वो मोमेंट ऐसा था, उधर हम गले लग के ऐसा रोए हैं सारे, ऐसा रोए हैं उफ। और फैजान भाई जब मैं स्टेज पे पहुंच गई हूँ, एंट्री मेरी हुई है, स्टेज पे पहुंच के मैंने मुड़ के देखा, एक आदमी उनकी तस्वीर भी गई हूँ आंसू साफ करते हुए और रोते हुए, एक पूरी पिक्चर है। आई विश वो मैं शेयर कर पाऊँ मेरे पास अगर निकली। प्लीज सेंड इट if Faizan is okay for us to share it। हाँ वो उनको मसला है, बस फिर आप भेजिएगा। सो वो जो, और रुखसती पे ऑब्वियसली, रुखसती पे तो सब बहुत रोए थे। तो वो वाला डायलॉग दिया था भाइयों ने, अगर हमारी बहन के साथ कुछ किया तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। वो तो मुसलसल रेहान को तो आज भी मिल रहा था डायलॉग। ईमान वहाँ से बोल रहा था, मैं बता रहा हूँ तंग मत करना है इसको, मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा, 3 भाई हैं सोच लो। आप कह रही हो कि रहने दो, बड़ी मुश्किल से मिला, एक भाग जाएगा, मत तो ये धमकियां सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, चुप रहो। सो माशाल्लाह इन सब का रिलेशनशिप भी, रेहान और मेरे तीनों भाई सबका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और ये सब क्रिकेट पे कनेक्ट करते हैं। शुक्र है मैंने ऐसे इंसान से शादी की जिसको क्रिकेट का इनसे भी ज़्यादा शौक है। सो क्रिकेट पे इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमेशा से मैंने क्रिकेट देखा है ज़िंदगी में और हमेशा इस लेवल की क्रिकेट देखी है अपने भाइयों में कि मैं तंग आ जाती हूँ कि आपको कितनी क्रिकेट खेलनी है यार। सो रेहान का भी पैशन क्रिकेट के लिए इतना ही है। सो वो कनेक्शन जो उनका क्रिकेट पे बनता है ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू क्रिकेट कि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड में बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं इस वजह से। ठीक है, तो पहला तो टेलीफिल्म से आपने स्टार्ट हुई, सोप में आपको सोप था, जी सोप था एक जो सेजा साहब ने आपको दिया, जी और वो आप स्टार्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ड्रामा कैसा है उसके बाद? यू थॉट के बाद मतलब स्ट्रगल थी, आपको बार बार जाना पड़ रहा था लोगों के पास, या अम्मी की वजह से? बहुत लोग कहते भी होंगे, एक बहुत लोग ये कहते हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता दूं कि अम्मी इज़ वन पर्सन जो कहती हैं कि ना ही मैं फैज़ान के लिए कहीं कुछ बोलूँगी, ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूँगी। तो ये बात दोनों याद रखना कि अपनी मर्जी से। अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात कहूँ तो ये वो कह तो रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज जब आप जाती होंगी कहीं और लोगों को पता चलता होगा कि आप किनकी बेटी हो, तो एक ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट नहीं आ जाता? ज़रा प्लस पॉइंट नहीं, प्रेफरेंस जो कहते हैं, जो लोगों के ऊपर इंप्रेशन है कि प्रेफरेंस इनको मिलता होगा। अभी मैं कल परसों ही कहीं कमेंट पढ़ रही थी तो मेरी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था पर्ची, और 2-3 लोगों ने लिखा हुआ था पर्ची पे आई है, पर्ची पे आई है, पर्ची पे आई है। तो मुझे यही था कि यार कहना और लिख देना बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं होता। अगर पर्ची लगनी ही होती
तो किसी बड़े चैनल पे लीड कैरेक्टर के लिए भी लग सकती थी। तो आप मेरी जर्नी देख लें, मैंने सारे हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं। सो अगर पर्ची लगानी होती तो मैं लीड कैरेक्टर के लिए इट्स अ स्लो प्रोसेस दैट वी आर इट्स अ स्लो प्रोसेस, और आप उस प्रोसेस में जितना सीखते हैं आप पर्ची बन के वो नहीं सीख सकते। सो दिस इज़ द रीज़न वाई अम्मी ने हमेशा यही बात सिखाई भी है और की भी है कि अपना प्रोसेस, अपनी जर्नी खुद बनानी है। इस इंडस्ट्री में आप लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पहले से हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों की किसी भी किस्म की पर्ची लगाऊंगी या मैं कहीं सिफारिश करूँगी। सो आपने अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल खुद बनानी है और हम वही कर रहे हैं। आप फैज़ान भाई की जर्नी भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जर्नी में अगर पर्चियाँ लगनी होती तो वो कहीं और लीड पे आ रहे होते, हीरो बने हुए होते, मैं कहीं और लीड पे हीरोइन बनी हुई होती। सो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो क्या स्ट्रगल क्या रहा है आपका, चैलेंज क्या था जब आप रोल्स ढूंढ रही थी? उस सोप के बाद आसानी से मिल गया दूसरा रोल या थोड़ा टाइम मुझे लगा? आसानी से मिल गया थी था। आपने जो फेस की? बीच में थोड़ा सा डिप आया था, ठीक है। वो पूरी इंडस्ट्री का डिप था। Okay. और वो इस तरह से था कि काम बहुत स्लो हो गया था, लेकिन उसमें भी मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी, भड़ास और घमंडी साइमल्टेनियसली मैं कर रही थी। तो वो टाइम था जब बिल्कुल कोविड की वजह से डिप आ गया था बहुत बड़ा। सो मैंने मेरा आंगन किया आई ड्रीम के साथ। उसके फ़ौरन बाद मुझे गोल्ड ब्रिज मीडिया से एक ऑफ़र हुआ जो बी गुल ने लिखा था, जन्नत के नाम से। वो A+ पे चला था और वो रमज़ान स्पेशल प्ले था। फिर बी गुल ने उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जन्नत में देखी, तो उनका एक और ड्रामा चल रहा था बोल के ऊपर। शुरू होना था उस वक्त, बोल नया नया स्टार्ट हुआ था दिलारा के नाम से। सो बी गुल ने कहा कि मुझे ये बच्ची चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। उस कैरेक्टर का नाम था छोटी। मैंने वो किया, वो बीगुल थी। और बीगुल के साथ खालिद अहमद साहब डायरेक्टर थे और समीना अहमद जी थी उसमें, और किंजा रज़ाक उससे इंट्रोड्यूस हुई थी। वो किया। उसके फ़ौरन बाद बैक टू बैक चेन बनती चली गई लोगों के थ्रू। जैसे जन्नत में उन्होंने मुझे देखा, जन्नत भी उन्होंने लिखा था तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया इधर। इस तरह होता चला गया एंड टुडे हियर आई एम। आपकी एक्सपेक्टेशन थी राबिया कि मुझे बहुत जल्दी लीड रोल मिल जाएगा या पैरेलल लीड मिल जाएगा? बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हुई? कैसे एडजस्ट किया आपने? बिल्कुल थी। और मुझे यही हुआ कि क्योंकि हमेशा से इस इंडस्ट्री में सेट्स पे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने इन सब लोगों को अपने सामने देखा है और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बहुत बचपन से, और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बचपन से। सो जब एंटर कर रही थी तो दिमाग में एक था कि यार मेरे लिए क्या मसला है, या मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बड़ी यहाँ पे हुई हूँ। लेकिन ये इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सो इतना आसान नहीं है राबिया कुलसूम जितना आप समझ रही हैं। सो आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। तो डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ये था कि यार अच्छा सपोर्टिंग रोल, ओके छोटी बहन, आई यू श्योर, मतलब आई यू श्योर छोटी बहन। सो जो है फिर उसको आई टुक इट एज अ चैलेंज कि चलो ठीक है, अगर छोटी बहन में एक्सेप्ट हो रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा। फिर मैंने दूसरी फेलो एक्ट्रेसेस की जर्नी जो है वो फॉलो करना शुरू की कि अच्छा इन्होंने भी छोटी बहन से शुरू किया था, इन्होंने भी सपोर्टिंग से शुरू किया था। पर टाइम लगता है आपको ग्रेजुअली बिल्कुल कहीं पहुंचने में, और वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। सो आज अगर मैं 4 साल बाद एज एन एक्टर यहाँ पर बैठी हूँ तो मैंने अपने 4 साल में जो मेरा पहले दिन था सेट पे, उससे मैंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी की हैं जो मैं आगे नहीं करूँगी। सो ये बहुत ज़रूरी था और अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे शुरू में ही अगर कोई लीड कैरेक्टर मिल जाता मैं हैंडल नहीं कर पाती। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट कि वो नहीं हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब क्या चैलेंज है आपका राबिया इस स्टेज पे? इस स्टेज पे कि बस इंशाल्लाह ग्रो करना है और आगे जाना है। ओके। ये चैलेंज तो नहीं, ये मोटिवेशन कह सकती हूँ और ये अपना गोल कह सकती हूँ कि यहाँ तक आ गई हूँ और यहाँ तक अल्लाह मियाँ ले आया है तो आगे भी इंशाल्लाह जाऊँगी। बट कितना फ्रस्ट्रेट करता है जब आप कॉन्स्टेंटली ये बात सुनती हैं? इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं या सिर्फ ऑडियंसेस लोगों से आपको सुनने को मिलती है? कोई पर्ची नहीं है ये कहता तो कोई नहीं है, और मुंह पे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कहता। जितने भी हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो भी कीबोर्ड की हद तक ही हैं। सो अब ये होता है कि मतलब मैं हर एक को तो जाके डीएम नहीं कर सकती कि भाई नहीं उनको तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। सो लोग अगर इंडस्ट्री में भी अगर कोई सोचता होगा तो सोचता होगा, कहना चाहिए नहीं, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर पर्ची हूँ या मेरे साथ कोई सपोर्ट हो इस किस्म की तो मैं कहीं और नज़र आऊँ फिर। सो मेरी जर्नी आप सबके सामने है। यू आर मैरिड माशाल्लाह से। हाँ जी। तो एक बेटा भी है आपका? जी। I was so surprised that she looks so young and she has a son, And I love this reaction. So क्या नाम है उसका? उनका नाम है मुहिब रेहान। और कितने बड़े?
14 मंथ्स के। ओह, ये तो बड़ी क्यूट स्टेज होगी। बहुत क्यूट स्टेज है। अभी 3-4 दिन पहले कम्प्लीटली तेज तेज चलना शुरू कर दिया है और हमने उनका नाम रख दिया कचरा फाइंडर, क्योंकि वो कोनों में घुस घुस के कचरे ढूंढ ढूंढ के खा रहे होते हैं और मैं so पीछे cute. भाग। अब उसको पता चल गया कि अच्छा ये अगर भाग रही है मेरे पीछे तो मुझे देना नहीं है इनको। Okay. सो जैसे ही वो कुछ उठाएगा वो पहले देखेगा कि देख रही है या नहीं, और अगर मैं नहीं देख रही तो मुंह में चला जाएगा, फिर देखेगा देख रही है या नहीं, और मैं कहूँ मुंह में क्या डाला है तो वो भागेगा। सो बहुत मजे की एज है माशाल्लाह, ये cute बहुत से एंजॉय कुछ कर बोलना स्टार्ट किया, 1-2 वर्ड्स? अभी दैट और बाबा बाबा बा और मामा 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 नाइस। ये चल रहा तो शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या? है। मैं इसको ना ही अरेंज कहूँगी ना ही लव कहूँगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं रेहान, वो मेरे जो तीसरे भाई हैं जो अब यूके में होते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। फैज़ान भाई के भी अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो क्रिकेट के ये लोग दोस्त थे। ईमान की शादी हुई तो वो आए और हमने डांस प्रैक्टिसेस वगैरह साथ की, तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद ईमान शादी की दोस्तियाँ। शादी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप स्टोरी। वाह वाह, अच्छा सुनाइए, मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड हो गई भाई। सो बेसिकली रेहान आए, रेहान की सबसे घर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो छोड़ो, मैं पहले अम्मा को पटाऊंगा। अच्छा। तो अम्मी से जितनी अच्छी दोस्ती हो गई ना रेहान की एक हफ्ते के अंदर, सो आई वाज लाइक यार गुड थिंग, मतलब अच्छा जा रहा है लड़का। सो he knows कि किधर किधर क्या करना है। किधर पहले किधर अटैक करना तो है। क्या करते, जरा सुनाई ना, क्या क्यूट कैसे पटाया अम्मा अम्मी को? से गपशपें, यहाँ काम आप भी करते होंगे खूब। वहाँ पे की काम तो इतना नहीं, लेकिन ये कि पहले आ जाते थे। अगर प्रैक्टिस का टाइम 8 बजे रखा है तो एक इंसान 7 बजे मौजूद है और वो सिर्फ अम्मी के साथ घूम रहा है और अम्मी के साथ बातें कर रहा है और उनके साथ मजे कर रहा है। आज भी अम्मी और रेहान की दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा बातचीत हो चुकी थी? हमारी अंदाजा बातचीत गया हो था चुकी कि थी, ये हो लेकिन रहा है? हमारी वो वाली बातचीत नहीं हुई थी कि चलो लेट्स गेट मैरिड। बट लाइकनेस, हमारी लाइकनेस वाला जो एक फेज था। भाई की शादी हुई जनवरी में और हमारी बात पक्की हो गई मार्च में। वाओ। सो वो सिर्फ 1-1.5 महीना था जिसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जी अब हमने शादी करनी है। तो मैंने भी कहा भाई शादी करनी है यार, मतलब ये सारी दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। ओके। सो उन्होंने कहा ठीक है सही है, कोई मसला नहीं, मैं अपनी फैमिली को ले आता हूँ एंड ऑल, और वो अपनी फैमिली को ले आए और हमारी बात पक्की हो गई। ओके। सो इस तरह से बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा वक्त, बहुत मज़ेदार वक्त, डांस करते करते ही हमने वो टाइम गुजार दिया। That's cute, that's cute. आपको मुश्किल लगता है काम करना एंड बीइंग मैरिड? चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, ये काम मैंने शादी के बाद शुरू किया। सो रेहान की सपोर्ट के बगैर, और रेहान इज़ द रीज़न वाई आई एम वर्किंग एज एन एक्टर नाउ राइट नाउ। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक था, लेकिन ऑब्वियसली घर वालों की कुछ रेजर्वेशंस थी, अम्मी बीइंग द लेजेंड इन द इंडस्ट्री ऑलरेडी। सो उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग में आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ था, उनको पता था किस तरह होता है, क्या होता है सारी चीज़ें। सो वो कंफर्टेबल नहीं थी विद द आइडिया ऑफ मी कमिंग एज एन एक्टर। ओके। सो उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ाई पहले कर लो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। सो पढ़ाई ही चल रही थी कि मेरी बात पक्की हो गई। सो बात पक्की होने के बाद मैंने ग्रेजुएट किया। फिर जो है मैंने प्रैक्टिस की 1 साल, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद ना अब एक दिन आया मेरे ऊपर कि मैंने बीच में टीचिंग भी शुरू कर दी। सो अब एक दिन आया कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा ना किसी चीज़ में। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या। रेहान का प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, ना इस काम में मज़ा आ रहा है ना उस काम में मज़ा आ रहा है, और घर बैठे बैठे बहुत बोर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी माशाल्लाह सब वर्किंग है। सो देख देख के ना, जब एक पढ़ा लिखा इंसान घर में बैठा हुआ होता है, घर के सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको खुद एक अजीब फीलिंग होती है कि मैं नाकारा बन के क्यों बैठी हुई हूँ। तो रेहान ने मुझसे पूछा क्या करना है, किस चीज़ में मज़ा आता है। रेहान खुद उस वक्त फाइनेंस का उनका बैकग्राउंड है, तो वो खुद भी उस वक्त जॉब कर रहे थे। उनको भी सिंगिंग उनकी पिछले 15 साल से चल रही है, बट एक्टिंग का उनको भी बहुत शौक था। सो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा तो करो। मैंने कहा नहीं कर सकती। हाँ क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद काम शुरू कर दिया ये वो। सो और शादी के बाद ये आइडिया मैंने अम्मी से भी शेयर किया। अम्मी ने कहा बेटा क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, अब तो शादी हो गई, अब क्या करना है। सो वो ना एक कंसर्न होता है बेटियों के लिए हमारी सोसाइटी में और कल्चर में। सो जो है उन्होंने कहा करो। मैंने कहा तो फिर मैं कैसे दुनिया वालों को क्या बोलूँ? अरे जब मैं इजाज़त दे रहा हूँ तो फिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? सो करो। मैंने कहा, और ससुराल वाले कहा मैं देख लूँगा तुम करो। मैंने कहा ओके। फिर आई स्टार्टेड विद अब्दुल्ला सीजा, जिनका फ्रॉड है। अब्दुल्ला ने ही मुझे डेब्यू करवाया था। अपने एक सोप में उनका कैरेक्टर था, तो उसमें ही एक ट्रैक निकला था, तो उन्होंने कहा था राबिया आप ये कर लें। सो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर
here I am तो working उन्होंने and कोई working. गाना गा के आपको पटाया था, सुनाया था? गाने तो बहुत गाए हैं, हाँ, वही तो कह WhatsApp रही तो हूँ। भरा हुआ होता था वॉइस नोट अच्छा क्यों नहीं, but सामने और सामने भी। हाँ, और अगर कभी झगड़ा वगड़ा हो जाए तो मनाते हैं गाना गा के? बिल्कुल। उल्टे सीधे गाने, अच्छा कुछ गानों की कुछ मिमिक्री और फिलाना धमाका, 3-4 गाने मिक्स होके भी कभी कोई गाना निकलता है। कभी मूड ख़राब हो तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाना गा के मनाया गया है और इतना फ़नी गाना गाया गया कि उसी वक्त मेरी हंसी निकल गई कि यार मतलब ये कहाँ से आया। सो या तो ही इज़ ऑल्सो इन एक्टिंग, वो भी ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा रिसेंटली। उनको भी एक्टिंग में आना था, तो जब मैं आ गई तो फिर मैंने कहा अब आप भी आ जाएं। सो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह नहीं आऊँगा, मैं पहले प्रॉपरली सीखूंगा कि क्या करना है। सो ही लेफ्ट हिज जॉब, ही जॉइन नापा, और नापा से उन्होंने ग्रेजुएट किया। तो अब उन्होंने जो है वो एक्टिंग और सिंगिंग तो उनकी चली रही है, शुक्र है। सो उनके 2-3 कश्मीर बीट्स में उन्होंने डेब्यू किया था एज विद हिज बैंड, इट्स कॉल्ड मिराज। सो ही इज़ माशाल्लाह इनटू सिंगिंग सिंस 15 years, सो इट्स गोइंग गुड माशाल्लाह। बट राबिया, आपको क्या लगता है कोई 2-3 चीज़ें हैं जब आप काम करने जाते हैं शादी के बाद, नाउ बीइंग अ मदर ऑल्सो, जी जी जी, लेकिन वो चैलेंजेस होते हैं, हर बिल्कुल किसी के होते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों को और सोसाइटी को समझ नहीं आती। देयर आर थिंग्स जिनको हम एज चैलेंज कंसिडर भी नहीं करते। आप शेयर कर सकती हैं ऐसी कुछ चीज़ें? चैलेंजेस मुझे शादी के बाद काम करके इतने नहीं मिले, या इतने मैंने फील नहीं किए जितने माँ बनने के बाद और वापस गेटिंग बैक टू वर्क वाला जो सीन होता है। और वो मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया इसलिए क्योंकि रेहान इज़ ऑलवेज़ देयर, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह मेरे जो इन लॉज़ हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी सास हैं और मेरे ससुर हैं, दे आर सो सपोर्टिव। माई सास इज़ लाइक तुम जाओ मैं देख लूँगी, तुम निकलो चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, ये वाला सीन होता है उनका। सो इन लोगों की सपोर्ट के बगैर, और मेरी अम्मी, मेरे घर वाले, इनकी सपोर्ट के बगैर काम तो करने का सवाल ही नहीं है। सो चैलेंजेस होते हैं बीइंग अ मदर, और फर्स्ट टाइम अगर आप हों, दिमागी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एक्स्ट्रा आपको फ़िक्र होती है अपने बच्चे की और उसकी सारी चीज़ों की, वो मेरे ख़्याल से वो चैलेंज बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चे को फ़र्स्ट टाइम छोड़ के जाना, वो जो सेपरेशन एंजाइटी होती है, और गिल्ट, बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि गिल्ट होता है। गिल्ट से मैं नहीं गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपने आप को कर लिया कि भाई काम करना है तो इस फेज से बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारी मदर्स इस चीज़ को बोलती हैं कि जी गिल्ट बहुत होता है कि बच्चे का ये वक्त है और हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। ये चैलेंज मैंने एज ए चैलेंज लिया नहीं, मैंने इस फीलिंग को आने ही नहीं दिया अपने अंदर। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा वरीइंग कहते हैं, कोई एक लफ्ज़ होता है इसके लिए, जो बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी होती है, एक्स्ट्रा फजूल की, ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं इसको। सो बहुत ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती थी, जबकि मुझे पता है कि ही इज़ इन सेफ हैंड्स, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा आपके लिए वो होता है, और आप बार बार पूछ रहे होते हैं अब क्या हो रहा है। और पहली दफ़ा जब आप, दूसरा तीसरे की तो खैर होती है, पहली दफ़ा जब आपका अपना एक नया एक्सपीरियंस होता है और आप बहुत सारी चीज़ें खुद बीइंग अ मदर सीख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, जिसको आपको ओवरकम करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू वर्क। So yeah, I had to overcome it, and I did alhamdulillah with the support of my family. Okay. बट आपको लगता है कि अब तो काफ़ी औरतें काम करती हैं? जी, ये जो आपने बात की, मेरा क्वेश्चन भी इस पे था, जब मैं लिख भी रही थी तो मुझे सवाल आ रहा था कि ये जो मदरहुड की गिल्ट है, जब औरतें काम करने जाती हैं माँ बनने के बाद, तो उनको ये गिल्ट बहुत ज़्यादा होती है कि हम छोड़ें, वी आर मिसिंग ऑन मोमेंट्स, और हम वहाँ नहीं हैं, और अगर बच्चा बीमार है तो हम ये, मतलब छोटी सी भी चीज़, हालांकि इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपका गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा कर देता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी जनरेशन, आप लोग जो यंग मदर्स हैं, अब तो बहुत सी ख़वातीन काम कर रही हैं, अब क्या ये एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है वर्किंग मदर्स की? तो ये गिल्ट थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इवॉल्व होती है ना सोसाइटी, बिल्कुल, लाइफस्टाइल भी। तो अब पहले जो चीज़ आपको लगता था, हो हम बच्चे को सुबह से शाम तक कैसे किसी और पहले तो आप समझिए स्टिग्मा होता था या टैबू होता था कि बच्चे को छोड़ के गई है, किस किस्म की माँ है, ये वाले मसले बहुत होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में ये अवेयरनेस कह लें आ गई है, या ये सेंस आ गया है कि ख़वातीन को भी काम करना है, और कोई शौक़ के लिए ना कर रहा, बहुत लोगों की मजबूरी होती है काम करना। सो इसको नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि, और बच्चों की तरबियत में ये चीज़ एडेड होनी चाहिए। मेरी अम्मी हमेशा से वर्किंग वूमन रही हैं, तो हमारी तरबियत में और हमारे सिस्टम में ये चीज़ है कि अम्मी भी काम पे जाएंगी। सो ये चीज़ लोगों में और अपने बच्चों में ख़ास तौर पे
शुरू से डालना कि बेटा अगर बाबा काम पे जाएंगे तो ममा भी वर्किंग है। तो ये सेंस बच्चों की तरबियत में आना बहुत ज़रूरी है कि दोनों वर्किंग है। मतलब कोई घर में आपके साथ, हम कोशिश करेंगे कि रहे, फ़िलहाल मेरी और रेहान की कोशिश ये होती है क्योंकि छोटा है कि हम में से कोई एक उसके साथ रहे। सो बच्चों के साथ साथ लोगों में भी ये चीज़ एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, लेकिन और आने की ज़रूरत है। और यही चीज़ अगर हम 2 ख़वातीन एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं तो हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि यार इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, अगर तुम आ गई हो कोई टेंशन नहीं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका गिल्ट बहुत कम होगा। तो हमें बीइंग वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है जो मदर्स हैं। सो वही वाली बात है, अगर सोसाइटी में ये चीज़ कम से कम होती चली जाएगी और ये सेंस बढ़ता चला जाएगा तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और ये गिल्ट का जो फैक्टर है ये कम हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि हर इंसान के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितने स्ट्रांग हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ और इस चीज़ को भी मैं साथ नहीं मिलाती, ठीक है, कि स्ट्रेंथ से इसको अगर कोई गिल्ट में है तो वो कमज़ोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर स्ट्रेंथ से अगर लोग इसको जोड़ते ना कि यार स्ट्रांग बनो, तो मैं गिल्ट क्यों हो रहा है, तो अगर उसको गिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। सो उसको स्ट्रेंथ से नहीं जोड़ना चाहिए। बस आपके ऊपर अपना कंट्रोल की बात है कि आप किस हद तक उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में आगे अगर करना है तो आपको उस फीलिंग से स्नैप आउट करना पड़ेगा, निकलना। आई थिंक आपने इतनी अच्छी 2 बातें बड़ी अच्छी बात बोली हैं आपने। एक तो ये कि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, कि आपके आसपास कोई काम कर रही है खातून और वो आई हैं और बच्चा कभी-कभी किसी का एक जुमला बहुत काम कर जाता है, सपोर्ट करें ना जी, और ये बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव हो तो आप यू फील बेटर। बिल्कुल। और दूसरी आपने एक और बात बोली थी कि हाँ, बच्चों को भी आदत होगी ना, बिल्कुल, तो खुद ब खुद लाइफस्टाइल चेंज होते जाए और बच्चों के अंदर भी ये यार मेरी माँ नहीं आई इस चीज़ पे या वो नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल दैट हैज टू बी चेंजिंग। हाँ, इट्स ओके। और एक चीज़ मैं कहती हूँ बीइंग अ पेरेंट कि आप परफेक्ट पेरेंट नहीं हो सकते। हमारा जो गिल्ट का फैक्टर है ना वो इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है कि यार मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाई। सो क्या आप नहीं कर पाई, तो मैं अपने बच्चे को जल्दी नहीं सुला पा रही, वो तो सुला रही है, उसका बच्चा तो 8 बजे सो रहा है, मेरा बच्चा 12 बजे क्यों सो रहा है। इट्स ओके। और मे बी बीइंग अ वर्किंग वुमन मेक्स यू अ बेटर मदर। एग्जैक्टली। क्या फ्रस्ट्रेटेड हो के और घर पे क्वालिटी टाइम होता है, क्वालिटी टाइम। आप मैंने दोनों चीज़ें नोट की हैं, मैंने उसके साथ पूरा दिन रह के भी नोट किया और मैंने शूट से वापस आके भी नोट किया कि मैं किस वक्त ज़्यादा अलर्ट होती हूँ उसके लिए। मैं पूरा दिन हूँ तो वो बेचारा ये भी हो रहा होता है कि अच्छा भाई हूँ ना साथ, सही है। और जिस दिन शूट से आती हूँ तो मैं 1 घंटा 2 घंटा लग के उसको देती हूँ कि यार क्वालिटी टाइम है और ये देना पड़ेगा और ये देना है और मेरा दिल करता है देने का। सो वो तंग आने वाला फैक्टर और बहुत नेचुरल सी बात है, हर माँ एक पॉइंट पे हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है कि यार आई नीड अ ब्रेक। मतलब बच्चा जब सोने जाता है ये होता है कि मिसिंग फीलिंग होती है, लेकिन आपको सुकून का सांस होता है कि सो रहा है अब सुकून से, अब मुझे मैं अपना टाइम, मैं अपनी चाय पी लूँ, मैं अपने फ़ोन पे चली जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ। तो यू नो ये सारी चीज़ें, कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे बीइंग अ मदर, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप परफेक्ट पेरेंट नहीं हो सकते। पहली बार जब छोड़ के गई तो क्या बहुत ज़्यादा रोना धोना हुआ आप? नहीं, ठीक थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं बस अपडेट ले रही थी। मैं पहली दफ़ा कब गई थी अपनी अम्मी के पास किए, मैंने 3 या 4, और एक दफ़ा मैंने वीडियो कॉल की थी और वीडियो कॉल पे मुहिम मुझे देख के रोना शुरू हो गया था। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो कॉल नहीं करूँगी। तो मैं एक तरफ से वीडियो कॉल ऑन रखती, मतलब अब कैमरा पे हाथ रख लेती हूँ या कैमरा स्विच करके इधर रख लेती हूँ सिर्फ उसको देखने के लिए। सो इस तरह कर लेती हूँ। लेकिन कॉल्स मैं 3 से 4, और रेहान अगर साथ हैं तो रेहान से कॉन्स्टेंटली मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है व्हाट्सएप पे कि अच्छा जी शावर भी हो गया, तो खाना भी हो गया, तो अब सो रहा है, तो अब उठ गया है, मैं जिम में हूँ और ये हो रहा है। तो रेहान से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और रेहान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है, हमें पता है कब किसको क्या चीज़ करवानी है। सो हम एक टीम की तरह काम करते हैं हम तीनों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसीलिए मेरे लिए मेरी जर्नी या मेरी जो मदरहुड है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होगी लोगों से, क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आई होप हर वर्किंग औरत को ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिले जो बच्चे का भी ख्याल रख सके पीछे और अपनी बेगम को सपोर्ट करे कि आप जाएं एंड गेट व्हाट यू डिजर्व। आपकी बातें सुन के इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यू नो आई एम लविंग जो चीज़ें आप बता रही हैं। माशाल्लाह से आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे सपोर्टिव लग रहे हैं, यू नो। और इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग लड़कियां हैं, वो कम से कम लड़के लड़कियां शादी की तरफ कम से कम जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत पॉजिटिव बातें नहीं सुनते आप जब उनसे सुनते हैं, वो कोई ना कोई एक अजीब सा जुमला शादी के बारे में ज़रूर सुनने को मिलता है। तो अब आपको मैं देख रही हूँ, यू आर सिटिंग देयर टॉकिंग सो यू नो फॉन्डली अबाउट योर रिलेशनशिप। कोई 2-3 चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकती हैं जो आपको लगता है अपने आसपास, जब आप अपनी फ्रेंड्स को या कज़न्स को और या काम के ऊपर भी आप इतने लोगों से मिलती हैं, जो आप देख रही हैं, जो रिलेशनशिप्स में आपको लगता है कि मिसिंग है, एंड यू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू एंड बोथ योर हस्बैंड, कि
उसमें करें, एफर्ट करें ताकि रिलेशनशिप अच्छी स्ट्रांग ले? रिलेशनशिप को लेके अगर एडवाइस की बात करूँ तो अगर आप आजकल के किसी कपल को या वैसे भी रैंडमली किसी कपल को उठाते हैं और उसमें वाइफ को आप कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को ये जॉब नहीं करनी और उसका इंटरेस्ट जो है वो एक्टिंग है, सो फॉर एग्जांपल, या सिंगिंग है या पेंटिंग है, तो आई यू ओके विद दिस कि अगर ये जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो करे? सो आपको 90% जवाब मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं। सही है। सो पॉइंट इज़ कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें इस चीज़ में जो वो करना चाहता है। एग्जैक्टली यही मैंने और रेहान ने अपनी ज़िंदगी में और अपने रिलेशनशिप में बहुत अर्ली ये फ़ैसला ले लिया जब हमारी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई थी। हमारी शादी को 1 साल हुआ था एंड वी डिसाइडेड कि हम अब ये करें, अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली। हर एक के पास ये सपोर्ट भी नहीं होती। सो मैं सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए शायद मेरी एडवाइस मेरे एक्सपीरियंस से काम आ जाए। सो अपने पार्टनर को उसके पैशन के लिए सपोर्ट करना और उसको उसमें पुश करना कि यू शुड डू दिस। मैं बीइंग अ वाइफ, पहला मेरा डिसीजन यही था कि अच्छा यू डोंट वांट टू डू दिस, आपको अपनी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, आपको ये करना है, गो फॉर इट। आज हम एक फ़ैसला लेंगे तो 5 साल बाद जाके कहीं खड़े होंगे। सो जल्दी जितना हम इस चीज़ को समझ लें और अपने पार्टनर को सपोर्ट दे दें, तो जब वो सपोर्ट होगी तो वो सपोर्ट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर्स पे आ जाएगी कि यार मुझ पर भरोसा किया है, मेरी लाइफ पार्ट, मेरे कुछ फ़राइज़ है, मेरी कुछ चीज़ें जो मुझे पूरी करनी है। सो वो होल एंड सोल उस चीज़ पे लग जाएगा। तो रेहान ने क्या किया, रेहान ने, मैं एग्जाम्पलरी वो फिगर की तरह बात नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मुझे ये करना है तो मैं प्रॉपर चैनल से करूँगा, मैं पहले नापा जाऊँगा, मैं सीखूँगा और फिर मैं वापस इस चीज़ में आऊँगा। जब तक हमने मिलके चलाया और हम आज भी मिलके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो सपोर्ट एंड ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग फॉर अ रिलेशनशिप टू फ्लरिश। सो या ये मेन चीज़ है। अच्छा, कोरियोग्राफी का कैसे सोचा? डांस का हमेशा से और अगेन वही बात, ज़रा से भी बैकलैश नहीं आया आप लोगों को? क्या शुक्र है, शुक्र है नहीं आया। हम तैयार थे, हम प्रिपेयर्ड थे कि बैकलैश आना है, सारा तैयार रहो। तो क्या सोचा था? बस चुप रहेंगे, सुनेंगे बात? सुनेंगे, हाँ, देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये था कि देखते हैं क्या होता है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है। यहाँ पे कोरियोग्राफर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बट चैनल बनाने का किसी ने नहीं सोचा है। जर्नी आपको पूरी सराह ने बताई है कि वो भी दो लड़कियां दो लड़कियां लड़के कर ले तो फिर भी सही हो जाता। हम बहुत अपने कपड़ों पे और अपने स्टेप्स पे हम बाकायदा हम सोचते थे। बट सॉरी, मैं थोड़ा सा, मुझे आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी डिटेल में अगर बात करें तो बहुत से लोगों को बहुत सी क्लैरिटी भी होगी। तो ये क्या लिख के आप लोगों ने बैठ के नोट बनाए, डिस्कशन हुई कि अच्छा ये फैक्टर जो हमें कंसिडर करना है? बहन भाइयों ने भी आसपास, अम्मी ने, भाई ने भी बोला, उनका क्या रिएक्शन था? देवर ओके बिकॉज मैं एक्टिंग शुरू कर चुकी थी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त। एंड दे वर लाइक शी इज आउट देयर नाउ, ठीक है, सो डू वट एवर यू वांट टू डू, एंड इफ यू थिंक इट्स गुड और तुम्हें लगता है कि तुम ये अच्छी तरह से कर सकती हो, सो गो फॉर इट। सो सरा के घर पे भी ये था कि घर वालों का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा गो फॉर इट। बहुत कूल है भाई, बहुत कूल है, इनके साथ आया, मुझे आप दोनों का इंटरव्यू करना है। बिल्कुल करेंगे। सो उन्होंने कहा ओके फाइन। अच्छा, रेहान माशाल्लाह रिएक्ट करते ही नहीं है ना किसी चीज़ पे, सो ही इज़ लाइक ओके कोई मसला नहीं, करो। सो हमने 3-4 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा। हमने कहा हम इंडियन कंटेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन कंटेंट इज़ आउट देयर ऑन यूट्यूब। हर कोरियोग्राफी चैनल पे इंडियन कंटेंट है, और अगर हम पाकिस्तानी कोरियोग्राफी चैनल शुरू करेंगे तो हम प्योरली या तो हम इंटरनेशनल करेंगे, ग्लोबल जाएंगे, वरना हम बॉलीवुड का कोई सीन नहीं है प्रमोट करने का। हम अपने पुराने गाने उठाएंगे, हम अपना कोक स्टूडियो उठाएंगे, हम नेस्कैफे उठाएंगे, हम ये उठाएंगे, वो उठाएंगे, हम अपना टैलेंट प्रमोट करेंगे। सो ये तो हमारी पहला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। उसके बाद कपड़ों का ये था कि कपड़ों का डिपार्टमेंट सरा देखती है, ठीक है, वैसे तो सारा ही डिपार्टमेंट सरा देखती है, थैंक यू सरा। मैं बहुत लेट बैक हूँ, हर चीज़ बेचारी वही कर रही होती है। सो ये 2 चीज़ें हमने सोची हुई थी कि हम बहुत डिसेंट और बहुत डिग्निफाइड रखेंगे, ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव चीज़ जाए डांस को लेके, और लड़कियों का डांस करना जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। और इतने लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं, इतनी लड़कियों ने हमें मैसेजेस किए हैं कि हम आपको भी लुक अप टू यू गाइज, और आप लोग हमें इतने अच्छे लगते हैं, इतना डिसेंटली आप लोग डांस करते हैं, वरना आपको पता है बैकलैश ऐसे आता है। मुझे लगता है जो लोग पहली बार कोई नया काम कर रहे होते हैं या किसी एक काम में भी नई वैरायटी ला रहे होते हैं, उनके ऊपर बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनको बहुत क्रेडिट भी देना चाहिए, क्योंकि वो फिर और नए लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं। जब आप लोगों को कंफर्ट जोन दे देते हैं कि यार ये लोग ऐसे करें, ये बड़े आराम से करें, कोई गलत बात या कोई और पसंद भी किए जा रहे हैं, एंड इनको देख के कोई आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती, तो और लोगों को, और इससे नहीं बाकी डिफरेंट फील्ड से भी। ये एक फरमाइश डाल दूँ मैं, अब आप बताइए सामने,
यार पाकिस्तानी फिल्मों के जो पुराने गाने ना उनकी ठीक मेडलीज है, करें। हमने सोचा हुआ था उनकी और 3-4 हमारे सीरीज साथ होनी एक चाहिए। बड़ी मजे की 3-4 collaborator एक गाना थी नहीं, इस पे, हाँ। 3-4 सीरीज होनी चाहिए, ठीक क्योंकि है। यू गाइस लाइक सोचे ना कोको कोरीना हो, बिल्कुल और मैंने सोचा हुआ मुझे तुम था, नजर से गिरा तो रहे हो, यू नो, मैंने बूहे बारियां सोचा हुआ था, बूहे बारी, हमने इस हाँ। पे काफ़ी काम भी कर लिया था Yeah. मैंने और सराने पर। सरा ट्रैवल कर रही थी अभी, Yeah. तो हमने कहा बस इस पे, वो भी पाइपलाइन में है basically। चांदनी रातें, चांदनी रातें, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो दिल जाएगा। से पाकिस्तान जो था वो जब उस पे जो रिस्पांस मिला वो तो खैर सब नहीं देखा, लेकिन दिल से पाकिस्तान भी वही बात है कि वो जो इंस्टेंट कनेक्ट था ना गाने से, तो गाने से जो कनेक्शन होता है, पुराने गाने से जो कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली हम इस पे करेंगे। एंड वी नीड टू रिवाइव जो बिल्कुल। एसेट है, और जो यंग लोग हैं उनको बताना कि जगाना, भाई ये इतनी भी थे अच्छी हमारे चीज़ें गाने, हैं अब। बिल्कुल। क्योंकि बॉलीवुड में तो यही है, बिल्कुल। आज तक हम तेरे सामने वाली खिड़की एंड यू नो एक कितने हसीना, पुराने गाने कितने निकाल के ला रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डू। Yes. तो वो सारे के सारे गाने, तो हाँ। आई फील हमें भी यही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑन इट। ठीक है आप जी। फिक्र ही नहीं करें, मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। जरूर हम आपको क्रेडिट देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके, पहले मुझे बताएं फ्रॉड आया कैसे, कॉल आई, क्या हुआ, स्क्रिप्ट पढ़ा, क्या पहला इंप्रेशन था, मुझे ना ये सब डिटेल्स ओके, ओके, सुनने ओके। बड़ा मजा आता है। ओके, ओके, क्योंकि ओके। आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ जी, कैरेक्टर हाँ है, जी, you know. हाँ जी। And माशाल्लाह से यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू। क्योंकि होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहनों के, लेकिन कम कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने कर ली हमारी अटेंशन ग्रैब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले कॉल आई, अदील सूरी सर की, आई ड्रीम में होते हैं, उन्होंने कहा राबिया ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और हम आपको देख रहे हैं इस कैरेक्टर में। मैंने कहा ठीक है, अच्छा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर छोटी बहन का है, हमेशा से इसी के लिए कॉल आई है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर छोटी बहन का है। अच्छा छोटी बहन कैसी? छोटी बहन गुस्से वाली है, छोटी बहन अच्छी है, छोटी छोटी बहन सुन के भी ना मैं थोड़ा थक गई थी कि मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा डायरेक्टर कौन है? उन्होंने कहा साकिब खान है। तो फिर मैंने साकिब भाई को फ़ोन किया, उनको मैसेज किया, मैंने कहा साकिब भाई सच सच बताएं, अभी स्क्रिप्ट मेरे पास आया नहीं, आप सच सच बताएं, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा और आप लोग ये लोगों ने आई थिंक शूट भी स्टार्ट उस वक्त कर ली थी। तो मैंने कहा सच सच बताएं क्या कैरेक्टर है और मार्जिन है या नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, पड़ोसन हो, एक कैरेक्टर का इम्पैक्ट जो है वो काउंट करता है पूरी स्टोरी के ऊपर। तो मुझे यही मेरा सवाल था उनसे कि इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है या नहीं। तो उनका सिर्फ एक जवाब आया, उन्होंने कहा राबिया है, सो आप करें। तो मैंने कहा ठीक है, बस बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस तरह से फिर शुरुआत हुई। और तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, यू वर हैप्पी? स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, शुरू में मैंने हाँ मुझे मज़ा आया पढ़ के। और शुरू में जो जैसे कि एपिसोड्स अब सब देख भी रहे हैं, शुरू के एपिसोड्स बहुत मज़े की थी और कैरेक्टर मेरा वो टिपिकल छोटी बहन का जाते जाते जब मुझे एक नज़र आया ना, मैंने कहा ओके, जब तलाल की एंट्री जब हुई, तलाल की एंट्री तो आपने कहा अरे यार ये तो मज़े का है, सीन हो गया, ये तो इंटरेस्टिंग यंग सिस्टर है। और इसको जब अदील सर ने आई थिंक मुझसे जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि इसका अपना ट्रैक भी है, सो तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेज दें, मैंने कहा तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो एंड लेट मी नो। ठीक है। सो जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ओके, और फिर जब मैंने सुना जी के सबा कमर हैं इसमें, मैंने कहा मैं तो दरख्त भी बनने को तैयार हो जाऊंगी इसमें। बस सबा कमर के आसपास हो, बस मैं पीछे ना वो दरख्त वो पकड़ के पॉम वाले हो, तो मैंने कहा मैं ये भी कर लूंगी, कोई मसला नहीं। जब मैंने उनका नाम सुना मैंने कहा यार मतलब ये तो ख्वाहिश है एज एन एक्टर, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ग्लोबली भी आप काम कर रहे हो, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, तो उनके साथ काम करने का जो ऑनर है ना, मैंने कहा बस आप साइड में कर दो, मैं दरख्त भी बन जाऊंगी, सबा कमर है, बस डन हो गया, कोई मसला नहीं है। सो या दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो जब कैरेक्टर पढ़ा, उसको चैलेंज क्या था करने के लिए आपके जहन में? चैलेंज एज सच तो इतना नहीं दिखा, लेकिन ये है कि कैरेक्टराइजेशन और उसमें अच्छा मेरी हमेशा क्या कोशिश होती है कि अगर कोई कैरेक्टर आए तो मैं उसकी कोई ट्रेट बना लूँ, ठीक है, जस्ट टू यू नो रजिस्टर द कैरेक्टर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो राइटिंग ऐसी है और डायरेक्शन, सारी बात आती है डायरेक्शन के ऊपर। साकिब भाई की डायरेक्शन, मैं सिर्फ ये उनको फ्लैटर करने के लिए नहीं कह रही, ये आप सेट पे मौजूद हर इंसान से पूछ सकती हैं, अमेजिंग डायरेक्शन होती है। और एक सीन को मैं कंसीव करूँगी, एक सीन को वो कंसीव करेंगे। जब मैं सेट के ऊपर गई हूँ, मैंने तो बहुत सीधा सीधा सोचा हुआ होता है, एक सीन अभी आएगा आप लोग देखेंगे, उनकी डायमेंशन ही चेंज हो जाती है कि अगर हम इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा। तो जब वो पहला दूसरा दिन जब निकला ना सेट के ऊपर, मैंने कहा
सीन ऑन है क्योंकि जो डायरेक्शन उनकी थी और जो वो एक सीन को दूसरे तरीके से सोच के एग्जीक्यूट करवाते थे ना, तो वो बहुत अमेजिंग और बहुत मज़ा आता था वो करने में। सो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एक्टर, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कम्प्लीटली डायरेक्टर पर रिलाई करती हूँ कि सर आप बताएं क्या करना है। मैंने जितने भी पहले डायरेक्टर्स के, मैं सजेशन दे देती हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि आप जो कहेंगे वो करते हैं। तो साकिब भाई के साथ तो मतलब वो अंधा एतमाद जो होता है ना, फ्रॉम सबाजी टू महमूद सर, आप किसी से भी पूछें, अंधे एतमाद वाला सीन होता है कि साकिब भाई बताएं क्या करना है। सो वो जैसे बताते थे वैसे वैसे करते थे और वो बहुत निकल के आई है चीज़। तो क्रेडिट गोज़ टू हिम बेसिकली, कैरेक्टर को उठाना और कैरेक्टर को किस तरह लेके चलना और कैरेक्टर को किस तरह शूट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, ही डज इट रियली वेल। तो माइला इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हुई है भाई तलाल के साथ? दिल में मतलब ये मुझे नहीं, हम थोड़ा सा अच्छा, हमें तलाल बहुत पसंद आ रहे थे। अमाउंट ऑफ हेट आई एम गेटिंग फॉर इट इज इनसेन बिकॉज़ वी ऑल रियली लाइक तलाल। So I'm like, how can you do this to Talal? You can't do this to Talal. Everybody is like, मतलब मुझे DMs आ रहे हैं कि आप बात क्यों धमकी वाले, मतलब हाँ ना, लड़कियों के कि पहले तो जरा तलाल की आईडी दे दें। तो मैंने कल ही अली से बोला, मैंने कहा अली अपना मैनेजर रख लो मुझे, मैं लड़कियों को तुम्हारे आईडीज बांट रही हूँ। सो पहले तो ये आ रहा है। दूसरा ये कि मसला क्या है आपके साथ, प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों तमीज़ से बात नहीं करी, सेम आपका वाला सवाल। तो मैं इस बात का जवाब मैं ये देती हूँ कि अगर लिखा हुआ ऐसे तो मैं क्या करूँ, मतलब आई हैव टू एक्ट नाउ। तो आप ये राइटिंग को बोले, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन अब हमें माइला का अच्छा, इसकी एक जस्टिफिकेशन मैं ये दे सकती हूँ कि जो पहले एपिसोड से अब तक आप देख रहे हैं, जो निसार्स हैं, जो निसार फैमिली है, उनके ऊपर माया की शादी इज़ लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। और जो हादसात हो चुके हैं, तो अगर आप अपने ऊपर भी रख के देखते हैं एज अ पर्सन और एज अ सिस्टर, तो यही होता है कि यार माया 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 माया, बड़ी बहन की अभी 2 ख़राब हो चुकी है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती, माइला तो सोच भी नहीं सकती ना कि जो है वो अपनी शादी के बारे में या अपनी किसी भी किस्म की खुशी इस वक्त घुसाए बीच में। आप एक बहन की तरह अगर सोचते हैं तो यही होता है कि इतने बड़े 2 हादसे घर में हो चुके हैं, आप कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? तो वो इंस्टेंटली जब तीसरा लड़का आता है तो तीनों के दिमाग में यही आता है कि ये माया के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। सो इसीलिए उसका रिएक्शन बनता है कि तुमने हिम्मत कैसी की है बोलने की, तुम तो माया के लिए थे। तो वो आके जस्टिफिकेशन देता है कि मैं माया नहीं, मैंने आप में इंटरेस्टेड हूँ। तो माया की रिएक्शन इसलिए बनता है क्योंकि वो अपनी बहन से एक तो बहुत सिंसियर है, दूसरा ये कि वो चाहती है कि ये सेटल हो जाए। इनफैक्ट तीनों घर में यही चाहते हैं कि माया माया माया, पहले माया सेटल हो। और मुझे लगता है गिल्ट कॉन्शियस भी होगा ना, मुझे तो ऐसा लगता है माइला का कि देखो मुझे तो बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतनी अच्छी फैमिली, सब कुछ। वो फोन पे यही तो बोलती है माया के साथ दो हाँ, वो फोन पे एग्जैक्टली ये चीज़ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा मानेंगे या नहीं, और बहनें ऐसी नहीं होती कि दूसरी बहन को रोनती हुई निकल जाए। लेकिन मुझे माइला का कैरेक्टर बहुत सेन कैरेक्टर लगता है, द ओनली कैरेक्टर विच इज सेन इन द फैमिली। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि इतनी सैनिटी के साथ उसने भी वही एक बेवकूफ़ाना स्टेप को सपोर्ट किया जो बाप कर रहा था, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप अच्छा चलो ये मना कर दें, लेकिन कि नहीं माया की शादी से ज़बरदस्ती करें, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही है कि माया की शादी का भूत सबके ऊपर सवार है, तो वो अपने बारे में कोई सोच नहीं रहा फैमिली में। तो ये आगे जाके माइला और तलाल के बीच में भी कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये भी एक डिफरेंट ट्रैक चलेगा, या आगे जाके आप बहुत हैप्पी एंडिंग हो नहीं रही है। वो अभी मुझे ख्याल है आपसे बात करते करते फ्रॉड है और तलाल पुलिस में है, तो फिर क्या होगा? कनेक्शन है ना, कुछ कनेक्शन आप बनाएं कनेक्शन। मैंने तो कनेक्शन निकाल लिया। ये वही कनेक्शन है जो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। मैंने सोचा, तो हम सही राह पे हैं या नहीं है? ये मैं क्यों बताऊं? देखिए मैं वैसे मजाक के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा लाइटर मोमेंट करने के लिए। मैं ना पूछ रही हूँ ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो घर में जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तो ये क्यों हुआ, तो वो क्यों हुआ, तो अच्छा तो आज तुम रो के क्यों आई हो। अच्छा तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे पहले से मुझे लगता है मेरा सारा मजा खराब हो जाता है ना, बिकॉज हम एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे हैं ना, एंड वी आर क्यूरियस कि आगे क्या होगा कैसे होगा। द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू नो वाज दैट कि आपका ट्रैक अभी रहेगा। मुझे मजा आ रहा है, एंड ऑनेस्टली बोथ यू एंड अली जो तलाल का कैरेक्टर कर रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आप लोग की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बड़ी अच्छी है। जी immediately you have clicked, you know. जी like you can see we want Maila and Talal, more of Maila and Talal, and we want Maila to say yes to Talal. And we want some romantic moments also. पिछले हमें सूखे खाली ड्राई यस नहीं चाहिए, हमें कुछ सॉफ्ट क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स चाहिए। ये तो आई थिंक हमें साकिब भाई
टाइम निकाले, शूट हाँ, करना प्लीज ये पड़ेगा। रीशूट करें, अगले ये 3 हम एपिसोड्स में डालें कुछ। अब्दुल्ला से बोलते हैं, हम हाँ। आदिल सूरी सर से बोलते हैं, सर ये एक जोर की डिमांड ये जारी आ है रही है। माइला एंड तलाल क्यूट मोमेंट्स प्लीज ऐड करें कुछ। चले हम शूट करते हैं। अली को रोकें, आज शायद वो लाहौर वापस जा रहे हैं, तो हम शूट करते हैं दोबारा से। नहीं, लेकिन आपको कुछ मोमेंट्स मिलेंगे। ओके हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे फैन रिएक्शंस की बात कर रहे थे। फैन रिएक्शंस बड़े मज़े मज़े के होते हैं, फैन रिएक्शंस। तो लोग क्या बाहर गई हैं, वहाँ कुछ हुआ है? बाहर भी गई हूँ। अच्छा, अली कल बता रहे थे उनके साथ भी हुआ कि वो उनको पकड़ के लोग पूछ रहे हैं कि आप माया से शादी क्यों नहीं कर रहे, एंड ही वाज लाइक ये आप जंजबील साहिबा से पूछेंगे मैं माया से शादी क्यों नहीं कर रहा। दिस इज क्यूट, माया से शादी क्यों नहीं माया कर से रहा? शादी क्यों? तो देखिए, सिर्फ ये निसार्स का मसला नहीं है, ये पब्लिक का भी मसला है। वो भी चाहते हैं कि तलाल जो है वो माया से शादी करे। सो माइला की इसमें क्या क्या गलती है? माइला भी यही चाहती सिर्फ थी। ये था कि मुझे लगता है माइला प्यार से मना कर सकती थी, गुस्से से वो मना जरा किया। हाँ, जज्बाती हो गई। तलाल के लिए हमारी जरा ज्यादा स्पेशल फीलिंग्स है, तो हमें अच्छा नहीं लगा आपने तलाल बड़ी साथ उसको होकर। अटेंशन मिल रही है इस हाँ। चक्कर। और उसके लिए वो ज्यादा सिंपैथी वो ज़्यादा sympathy ले जा रहा है। हाँ। ना स्टेज कल हमारी मुलाकात हुई, माशाल्लाह Set इज पे। वेरी हैप्पी। हाँ, तो उन्होंने जताया वो कैसे हैं वैसे वो बहुत स्वीट एंड ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। और जो हार्डवर्क और जो इनपुट कहना चाहिए वो अपने सीन में देने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ओके ही इज़ मतलब इनटू हिज कैरेक्टर ऑल द टाइम। कल भी हमने एक सीन किया तो वो इतना कैरेक्टर में चले गए थे, मैं रिवील नहीं करूँगी ये क्या है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अली बस हो गया, बाहर आ जाओ। एंड ही लाइक ओह हाँ ओके आई एम गुड। अच्छा ये बताएं यार, वो कमरे में नॉक करके क्यों नहीं आते तलाल? यार और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था? यस, चेक करें आप। फिर भी लड़कियों के कमरे में आए, नॉक शर्त करके लगी, तो आना चाहिए मैंने था। दरवाजा बंद किया है मुंह पे, लेकिन खुला हुआ था दरवाजा। लेकिन दरवाजा फिर भी नॉक करके तो आना चाहिए। सामने You can't माया just बैठी walk in हुई है, like this सामने यार। माया। अच्छा, माया मुलव्विस थी ना इन चीज़ों में। पिछले एपिसोड में ये तो ओह, बोलते अच्छा, हो कि अच्छा। माया जो है, माया नहीं भेजा है मुझे। सो जब एक इंसान जो नहीं आपकी नहीं, साइड जब पे माया हो, भी बैठी होती है उधर, हाँ, माया तो और अगर माया उसका व्यू में माया है तो फिर वो नॉक क्यों करे? वो आ गया कमरे में। गुड कम बैक, यू सेव्ड इट, नॉट बैड। मैंने थोड़ा फ्रेम्स के लिहाज से सोचा। अब अगले वाले पे आते हैं। हाँ जी। जीप के बाहर पुलिस वाले की धमकी वमकी दे दी, हाथ भी पकड़ लिया हाथ मायरा पकड़ लिया, का। हाँ। वो वो भी थोड़ा लोगों को अपसेट किया लोगों ने कि हाथ पकड़ के नहीं करना चाहिए, पर वही वाली बात है ना, हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। और पुलिस की लोगों धमकी को। भी नहीं देनी चाहिए थी शायद। देखिए, अगर हमें कोई कैरेक्टर पसंद आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर आसमान से उतरा है। कुछ फ्लॉज हर कैरेक्टर में होते हैं, हर इंसान में होते हैं। तो आप अगर एक इंसान को प्ले कर रहे हैं तो उससे कुछ फ्लॉज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपने अच्छा कमबैक किया। कैसा? आई लाइक इट, कैसा? आई लाइक इट कि जस्ट बिकॉज यू लाइक तलाल, ही इज नॉट गोना बी परफेक्ट। एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज यू गाइज लाइक तलाल, ऐसा नहीं है कि वो साथ में आसमान से आए, उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं। माइला में तो है ही। Yeah. माइला तो वैसे ही सब पूरी लग रही है कि चीख क्यों रही है तलाल के ऊपर। How was meeting सबा कमर फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, सो मेरी एक उनके साथ तो खैर नहीं, लेकिन मेरी अपनी एक ये स्टोरी है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ना कुछ एक्टर्स के साथ, नाम मर भी जाऊंगी तो नहीं लूँगी, लेकिन ये कि कुछ एक्सपीरियंसेस बड़े ऑफ रहे हैं। ओके सो मैं बहुत डरी हुई थी फर्स्ट टाइम कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, आई मीन एज एन एक्टर यू लुक अप टू हर ऑल द टाइम। सो मुझे बहुत टेंशन थी। तो जब फर्स्ट टाइम मैं सेट पे गई हूँ और मैं उनसे मिली हूँ और वो जिस तरह मुझसे मिली हैं, मैंने कहा यार राबिया कुलसुम, आधे मसले तो यहीं हल हो गए, सारी टेंशन तो यहीं रिलीज़ हो गई जिस तरह वो मिली हैं। शी इज़ अमेजिंग ऑन सेट्स एंड शी इज़ एन अमेजिंग को एक्टर। अगर सीन में आपको उनका गला दबाना है, उनके बाल नोचने हैं, उनको चुटकी काटनी है, उनको थप्पड़ मारना है, उनको प्यार करना है, शी इज़ अप फॉर इट। Okay. शी इज़ लाइक जाना कहती हैं, जाना जो करना है कर, कोई मसला नहीं है। तो वो जो एनर्जी और वो जो सपोर्ट उनसे मिली, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद। और अभी मैंने अपने रिव्यू में भी बात बोली थी, और आई एम श्योर आप इसको ज़्यादा बेहतर शायद समझ भी सकें और बता भी सकें। जो मुझे अच्छी लगी, जब इतनी सीनियर एक्टर्स हों, तो हम नहीं कह रहे कि सब करते हैं, बट देयर आर सीन्स जिसमें वो खामोश खड़ी हैं एंड इट्स योर सीन, एंड मतलब to let that go, I feel we need to appreciate, because these are good examples that Yes, that you are putting up definitely, for the new generation to come, कि जब आप लोग इस जगह पहुंचेंगे तो जो नए लोग हैं आसपास के, उनको आप जगह दें, स्क्रीन पे टाइम दें। So she is part of that scene for sure। उनका कैरेक्टर भी ऐसा है, लेकिन to be there and just say maybe one line while आप बोल रही हैं, जी I think it's अमेजिंग। और अगर मैं इसी बात पे किसी और को रख के बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मेरी लाइंस ख़राब करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ एक्टर्स के साथ हुए हैं, तो और वही सीन काटने की कोशिश की है, सीन ख़राब करने की कोशिश की है,
लेकिन सबा के साथ, सबा अगर उनको किसी सीन में खड़े होकर मुझे पकड़ना भी है और खामोश खड़े रहना है तो शी विल बी देयर। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो मेरे क्लोज में भी साथ खड़ी होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे क्लोज के वक्त वो छोड़ के चली जाएं सेट। सो अमेजिंग एग्जाम्पल। एंड सो मैं उनको भी ये कह रही थी कि मैंने आपसे बहुत सीखा है, एज एन एक्टर भी, एज अ को एक्टर भी, और एज यू नो कि आपका सेट के ऊपर कैसा कंडक्ट होना चाहिए अपने को एक्टर्स के साथ। और मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, मतलब अगर वो वैसा मेरे साथ वो कंडक्ट ना भी करती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो कंडक्ट उनका सिर्फ मेरे साथ नहीं, फ्रॉम स्पॉट टू एवरीवन ऑन सेट, कास्ट को तो आप रह नहीं दें, डायरेक्टर साहब को तो आप रह नहीं दें, हर किसी के साथ। तो ये जो कंडक्ट था उनका, उससे बहुत सीखने को मिला कि यार ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने मेंशन किया ना कि कहीं कहीं एक्टर्स ने, सीनियर एक्टर्स ने कोशिश भी की है ऐसी वैसी, तो इसीलिए आई फील कि जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, वो एंड वील रैप इट अप, आपको भी मैंने काफ़ी बुलवा लिया नहीं, आई एम एंजॉयिंग इट, दैट्स नाइस टू हियर। आप खुद भी ससुराल का पार्ट हैं जी, दोनों साइड से। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, मैंने कहा बड़ा अच्छा रहा तुमने बोला है कि आप खुद भी किसी के लिए ससुराल हैं और आप ससुराल का पार्ट भी हैं। बिल्कुल, यू नो यू हैव भाभियाँ हैं आपकी, बिल्कुल, और आप खुद भी भाभी होंगी किसी ना किसी जी जी जी। हमारे यहाँ नंद और भावज का रिश्ता इतने उससे नेगेटिव तरीके से, फुप्पो का जो वर्ड है ना, फुप्पो का वर्ड भी इस्तेमाल इस तरह का, मैं खुद इतनी अच्छी फुप्पो हूँ यार, मैं जान छिड़कती हूँ अपने भतीजे भतीजियों पे। क्या वाकई क्या लड़कियाँ इनसिक्योर हो जाती है जब भी भाई की शादी होती है, और क्यों होती है? आपको कभी भी ऐसा फील हुआ? हाउ डिड यू मैनेज? आई वाज द हैप्पीएस्ट अपने तीनों भाइयों की शादी में, और फैज़ान में, क्योंकि माहम से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी सारी भाभियों से, फातिमा भाभी, रिजा, माहम, तीनों भाभियों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। सो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ अगेन, बहुत फजूल की बात है। मैं अपने भतीजे भतीजियों की पैदाइश पे आई वॉज द हैप्पीएस्ट। मैं अपनी सबसे बड़ी भाभी जो फातिमा भाभी, उनको मैं ये कहती हूँ कि जो पहली लड़की हुई है ना निम्रा, ये मेरी दुआ पे हुई, क्योंकि मैं द डे आई केम टू नो शी इज़ एक्सपेक्टिंग, मैंने उस दिन से दुआ करना शुरू कर दी थी कि या अल्लाह मुझे भतीजी चाहिए, मुझे लड़की। वो ये कहती है इसकी दुआ पे लड़की हुई है, ये है पूरा लड़का। सो मेरी इतनी बॉन्डिंग है अपने भतीजे भतीजियों से, सो मैं जान छिड़कती हूँ। तो फुप्पो और नंद बड़ी गंद इज समथिंग आई हेट फ्रॉम द कोर। क्या बकवास है, हर कोई ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर लोगों के बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही, और सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हर रिश्ता ऐसा नहीं होता, हर इंसान ऐसा नहीं होता। सो हाउ डू यू कीप द बैलेंस? कुछ क्योंकि मैं जब भी आपसे बात कर रही हूँ, मैं जब सुन भी रही थी तो मुझे आपके घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप और वहाँ बैठे हुए थे और मुझे बड़ी पॉजिटिव यू नो वाइब्स आ रही थी। तो आई वांट टू नो कि क्या हैं चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो आप शेयर कर सकती हैं, जो प्रैक्टिस होती हैं, या आपको लगता है कि अगर हम इन्हें हटा दें या इन्हें ऐसे हैंडल करें तो ये रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं? बेहतर इस तरह से, स्पेशली ये वाले रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखें। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम कैरेक्टर में होते हैं ना, अगर मैं नंद के कैरेक्टर में हूँ तो मैं नंद बनूंगी, ये वाला मसला है, और अगर मैं बहू के कैरेक्टर में हूँ तो मैं बहू के कैरेक्टर में रहूँगी। मैं ये असली ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। हम अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के जिस दिन देखना शुरू कर दें ना, उस दिन बहुत मसले हल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर भाभी हैं तो आप, अगर किसी की भाभी हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी नंद की भाभी हैं, अगर आप उसकी पोजीशन में आके देखें, आप अपनी नंद और भाभी का सोच के करें ना, तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। ये है सारी बात। वही वाली बात अगर सास है, अगर वो अपनी बेटी का सोच के अपनी माँ वाला कैरेक्टर निकाल के सोचे ना, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। अपनी बेटी समझ के देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भी माँ अपनी औलाद की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। बिल्कुल। इमोशनली आप कितना ही मुँह से कह लें कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, लेकिन इसका सबटेक्स्ट ये होता है कि बेटी हो तो नहीं। तो इमोशनली हम जितना ही बात कह लें वो चीज़ नहीं आ सकती। मेरे लिए अगर जैसा मुहिब है वैसा कोई और लड़का बच्चा नहीं हो सकता। ये नेचुरली एक चीज़ है मेरे अंदर, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि हम उसकी सिचुएशन में आके देखें अपने आप को, कि अगर यहाँ मेरी बेटी हो तो क्या मैं उसके साथ ये करूँगी? यहाँ अगर मैं खुद एज अ भाभी हूँ तो यहाँ मुझे अपनी नंद का ये कहना अच्छा लगेगा? यहाँ अगर मैं खुद एक सास हूँ तो मुझे अपनी बेटी से उन सिचुएशंस में आना, अपने आप को उनके शूज़ में रखना ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो अगर मैं अपनी भाभी के साथ बहुत दोस्तों की तरह, मैं वो अपना नंद वाला वो ऑन ही नहीं करती हूँ, मैं बहनों की तरह लेने की कोशिश करती हूँ कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम है इसके साथ,
मैं होती तो क्या होता, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती ना, ये चैलेंज मेरे साथ भी होता, मैं भी आज के ज़माने की लड़की हूँ, तो वो चीज़ वहीं हल हो जाती है। और हम जज बहुत करते हैं कि अच्छा ये है तो तुम ये तो नहीं, बहू ने तो ये किया ही नहीं, भावज ने तो ये किया ही नहीं। आप ये चीज़ निकाल दें अपने अंदर से, अब हो गया ये बहुत बकवास हो गई, पढ़े लिखे ज़माने में आ जाएं, 2022 में आ जाएं, ये सारी चीज़ें निकाल दें। तो जितना हम नॉर्मलाइज़ करेंगे ना इस चीज़ को कि वो भी इंसान है भाई, और वो भी आज के ज़माने की लड़की है, तो हमारे लिए बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ट्रू। नहीं, अच्छा लगा सुन के, बिकॉज ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, और कम लोग इस सिचुएशन में होते हैं, तो मैंने कहा आपसे इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। नो, वी विल गो टू फैसल कुरैशी, हिबा एंड मदीहा। आई वांट यू टू टेल मी वन थिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम, क्योंकि आपने इन सबके साथ काम किया है। फैसल कुरैशी मेंटर, अच्छा, यस। और क्या सिखाया उन्होंने आपने, या क्या सीखा उनसे आपने? उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनसे मैंने ये सीखा है कि जिस एरा में भी काम करना है, काम को काम की तरह लेना है। ज़िंदगी में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, जब काम पे हो तो काम करना है बॉस, आपने नखरे नहीं करने। फैसल भाई के साथ मैं अभी रिसेंटली काम कर रही थी, सेम गोज़ फॉर सबा। सबा जी इज़ द बिगेस्ट नेम्स वी हैव इन आवर कंट्री, और जिन्होंने ग्लोबली हमको रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब वो सेट पे हैं, वो काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। उनका कोई नखरा नहीं है कि जी मैं मक्खियों में नहीं बैठूंगी, जी मैं हॉस्पिटल में मुझे दूसरा कमरा चाहिए। जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में कोने में कुर्सी लगा के वो बैठी हैं। मक्खियों वाले कमरे में, हम जमशेद क्वार्टर में शूट कर रहे थे, बाहर बारिश का पानी जमा था, गंदे बुरे हाल, रूम में स्मेल आ रही है, फैसल भाई कोने में आराम से बैठे हैं और मज़े से तफरी में बातें कर रहे हैं सबसे। मतलब ही इज़ अ बिग नेम। अगर वो खड़े होकर बोलेंगे जी मुझे अलग कमरा चाहिए, मुझे वैनिटी मंगा के तो मंगाएंगे, उनके लिए करेंगे, उनका बनता भी, हम कहेंगे यार बनता है। सो यू नो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। बाकी हिबा के साथ भी क्या? हिबा इज़ अ वंडरफुल को एक्टर एंड अ वेरी 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 जेन्युइन पर्सन, और एज एन एक्टर भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड मदीहा इमाम, मदीहा इज़ वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट, और मदीहा को आप पूरा दिन खाना खिलाते रहें, शी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। उनको देख के लगता नहीं है कि खाने को देखती भी होंगी, लेकिन माशाल्लाह मदीहा के साथ ये बड़ा मज़ा आता है। अगर आप उसके साथ है ना, चाय मंगा दें, चाय पियोगी, हाँ पियोगी, कॉफ़ी मंगा दें, कॉफ़ी पियोगी, मैं ये मंगा रही हूँ खाओगी, मैं ये करूँगी खाओगी। मदीहा से भी बहुत टाइम हो गया मिले हुए, लेकिन मुझे उनकी ये एक चीज़ याद है कि उनके साथ अगर आप रहें तो आप खाते पीते रहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ इनटू, यू नो, आई थिंक वो मज़ा आता है अगर आप खाने पे कनेक्ट करो, तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का मज़ा दोबारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं भी खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे भी खाने पीने का आई लुक फॉरवर्ड टू ईट। और जब मेरा खाना पीना किसी भी वजह से बंद हो जाता है तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि यार खाना नहीं है ज़िंदगी में, इसीलिए मैं डाइट नहीं कर सकती। यू डोंट नीड, मुझे है थोड़ी बहुत ज़रूरत है कहीं नो यू डोंट नीड। अब आपने तारीफें निकलवानी है तो मैं कर सकती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ज़रूरत बिल्कुल नहीं इस वजह से नहीं, लेकिन ये है कि हाँ एक दो दफ़ा कोशिश की, 2 दिन की बात थी वो, और फिर मैंने कहा नहीं मैं डाइट नहीं कर सकती, मुझे खाना चाहिए। लकी यू। अच्छा बताएं, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन आजकल? अभी क्या शूट कर रहे हैं? अभी रिसेंटली 7 स्काई का है प्रोजेक्ट, फ़र्क उसका वर्किंग टाइटल है, आई डोंट नो अब आगे जाके वो चेंज हो जाए या कुछ भी हो। बाकी बिग बैंग का एक सीरियल मैंने स्टार्ट किया है, उसमें हानिया आमिर हैं, वहाज हैं, बदर साहब, बदर साहब, जी 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 बिल्कुल, बदर भाई हैं। सो ये है, और अभी 1-2 चीज़ें और पाइपलाइन में हैं। ज़ावियार है, हानिया एंड बिल्कुल वहाज, बिल्कुल। तो यू वर्किंग विद ऑल 3 of them या ऑल 3 of them, मेनली विद हानिया एंड वहाज। ओके, ठीक है। वहाज की छोटी बहन मैं आई थिंक पाकिस्तान की छोटी बहन के तौर पे ना मैं उभरना चाहती हूँ। छोटी बहन ऑफ पाकिस्तान, राबिया कुलसूम। और आप दूसरा प्रोजेक्ट बताया फैसल कुरैशी के साथ? जी जी, 7 स्काई वाला। उसमें कौन कौन है आपके साथ? उसमें फैसल है। उसमें किसकी छोटी बहन है आप? उसमें मैं हूँ रायत की छोटी बहन और सहर की दोस्त। अच्छा, ये वो दोस्त है जो पहले एपिसोड से है और 30वें एपिसोड तक जा रही है, सो इम्पैक्टफुल है दोस्त भी। सो ये है दोस्त नहीं, लेकिन मुझे छोटी बहन ज़्यादा टाइटल सूट कर रहा है, सो आप छोटी बहन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राबिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। या मज़ा आया गपशप करके, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई रियली लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड, एंड वी आर होपिंग कि माइला और तलाल की हमें और ज़रा, इंशाल्लाह। मैं बड़ी सीरियस हूँ, प्लीज़ अगर टीम में से कोई सुन रहा है यार, शूट कर लें थोड़े से छोटे क्यूट सीन्स, हमें अच्छा लगेगा। आपके ड्रामे की TRP के लिए बहुत अच्छा होगा, लिख के दे रही हूँ, इट विल डू वेल फॉर द ड्रामा आल्सो। थैंक यू सो मच। ये क्लिप निकालूंगी मैं, और ये मैं अब्दुल्ला को भेजूंगी और मैं अदील सर को भेजूंगी कि देखें और सुने, और ARY को टैग करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।